तिलावत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वलिदिन व मा वलद लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा अयहसबु अल्लम यरहु अहद अलम नजअल लहु ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहुन नजदैन फ़लक़्तहमल अक़बा व मा अदराका मल अक़बा फ़क्कु रक़बा औ इतामुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा सुम्मा कान मिनल लज़ीना आमनु व तवासौ बिस्सब्रि व तवासौ बिल मरहमा। तर्जुमा है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं उस शहर की कसम खाता हूँ और आप उस शहर में मुकीम हैं, और कसम है इंसानी बाप और औलाद की, यकीनन हमने इंसान को बड़ी मशक्क़त में पैदा किया है। क्या ये गुमान करता है कि ये किसी के बस में ही नहीं? कहता फिरता है कि मैंने तो बहुत कुछ माल खर्च कर डाला। क्या यूँ समझता है कि किसी ने उसे देखा ही नहीं? क्या हमने इसकी दो आँखें नहीं बनाई और ज़बान और होंठ नहीं बनाए? हमने दिखा दिए इसको दोनों रास्ते, सो इससे ना हो सका कि घाटी में दाखिल होता। और क्या समझा कि घाटी है क्या? किसी गर्दन ग़ुलाम लोंडी को आज़ाद करना, या भूख वाले दिन को खाना खिलाना, किसी रिश्तेदार यतीम को या खाकसार मस्कीन को। फिर उन लोगों में से हो जाता है जो ईमान लाते हैं और एक दूसरे को सब्र की और रहम करने की वसीयत फरमाते हैं। यही लोग हैं दाएं बाजू वाले, खुशबख्ती वाले। और जिन लोगों ने हमारी आयतों के साथ कुफ्र किया, ये कमबख्ती वाले हैं, उन्हीं पर आग होगी जो चारों तरफ से घेरी हुई होगी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हदीस मुबारक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मीज़ान में खुशखल्क़ी से ज़्यादा भारी कोई चीज़ नहीं होगी। स्लाइड्स शो हो रही हैं? यस सर। जी, तो कल हम बात कर रहे थे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्कूल हेड्स। तो हमने यहाँ पे बात ख़त्म की थी कि स्कूल हेड्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कुछ अगर हम बात करें इंटरनल और एक्सटर्नल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दो तरह की हैं। स्कूल के अंदर जो चीज़ें वो कंट्रोल कर रहा है इंटरनल मैनेजमेंट हैं, और जो स्कूल कम्युनिटी, स्कूल सबर्ब्स या कैचमेंट एरिया जहाँ से बच्चे आ रहे हैं, उस इलाके के मकीनों के साथ और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हायर अथॉरिटीज़ के साथ जो उसका इंटरेक्शन होता है, इसको हम एक्सटर्नल मैनेजमेंट कहते हैं। तो अब जो इंटरनल मैनेजमेंट है, यानी स्कूल के अंदर जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सम टाइम कम्प्लीटली या पार्शली बेसिस पे, मुकम्मल या उसके कुछ हिस्से किसी भी टास्क के, तो एक स्कूल हेड क्या करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शिफ्ट कर देता है, असाइन कर देता है, एलोकेट कर देता है अपने किसी स्टाफ मेंबर को। तो आज हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि इंटरनल मैनेजमेंट में जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आगे ट्रांसफ़र करता है वो कितनी तरह की होती हैं। सबसे पहले है डेलीगेशन। कोई टास्क उसे मिला, कोई असाइनमेंट मिली डिपार्टमेंट की तरफ से, महकमा की तरफ से, तो उसको कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेगा, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सबसे अप्रोप्रिएट इंडिविजुअल तलाश करेगा कि ये मेरे स्कूल में ये जो टीचर है ये सबसे बेस्ट है, तो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या करेगा, एलोकेट कर देगा। यानी अपनी टीम में से किसी एक बंदे को जो सबसे मौजूद से लगेगा, तो उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या करेगा, एलोकेट करेगा। इसको हम कहते हैं डेलीगेशन। टास्क दैट फॉल इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ हेड्स आर एलोकेटेड टू अप्रोप्रिएट इंडिविजुअल्स इन स्ट्रक्चर्ड एंड कंट्रोल्ड वे। स्ट्रक्चर और कंट्रोल्ड वे से क्या मुराद है कि एक तो जो टास्क आगे एलोकेट किया जाएगा उसका कंट्रोल फिर उसके अपने पास होगा। स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ स्टेप वाइज, और उसको मतलब कि उसको बुलाया जाएगा, उसके डिस्कशन की जाएगी, उसको बताया जाएगा ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फिर वो उसको मुकम्मल कर रहा है नहीं कर रहा, ये इंश्योर की जाएगी चीज़, और उसके बाद उसकी इवैल्यूएशन यानी एंड पे देखा जाएगा कि उसने कितना अच्छी तरह ये काम किया है।
तो ये जो स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है ये इसके कितने स्टेप्स होते हैं? 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले कंसिड्रेशन है, वो देखेगा कि कौन सा बंदा मौजू है, फिर 2-3 उसे नज़र आ जाते हैं तो ये कंसिड्रेशन में फिर वो डिसाइड करता है कि इनमें से किसको जो है वो मैं ऑप्ट करूँ, चूज़ करूँ, जिसको मैं ये टास्क एलोकेट करूँ। फिर जो चूज़ कर लेता है उसके साथ उसकी सीटिंग होती है और सारी जो कन्वर्सेशन है उस इशू पे टास्क से रिलेटेड वो सारी हो जाती है। मीटिंग के बाद इंश्योर हो जाता है कि ये बंदा करेगा, तो वो उसको देखता है कि हाँ जी ये काम कर रहा है, ठीक से तरह से कर रहा है, नहीं कर रहा, प्रोसेस मुकम्मल हो गया, इसने कितनी अच्छी तरह काम किया। तो एंड पे है इवैल्यूएशन। तो डेलीगेशन के 5 स्टेप्स हैं: कंसिड्रेशन, डिसीजन, मीटिंग, इंश्योरेंस एंड इवैल्यूएशन। एक तो ये एक स्टाइल हो गया अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या अख्तियारात हैं उनकी मुंतकिली का। दूसरा है एलोकेशन। अब जैसे हमने ये वर्ड पढ़ा यहाँ पे एलोकेशन, डेलीगेशन में हमने कहा कि एलोकेट करते हैं एक मैनेजर अपनी टीम को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एलोकेशन क्या चीज़ है? थोड़ी सी सिंपल सी स्ट्रेट फारवर्ड जो इंस्ट्रक्शंस हैं उस टास्क से रिलेटेड वो देखे कि ये आपका काम है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये मैं आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ, ये आपने करना है। या सिंपली कह देता है कि ये आपने मुकम्मल करके मुझे देना है। तो इसको स्ट्रेट फारवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क टू स्टाफ विद सिंपल इंस्ट्रक्शंस, सिंपल इंस्ट्रक्शंस के साथ स्टाफ को कोई टास्क दे दिया जाना, इसको एलोकेशन कहा जाता है। उसके बाद है एब्डिकेशन। एब्डिकेशन है कि सिंपली शिफ्ट ऑफ वर्क टू सबऑर्डिनेट विदाउट इंस्ट्रक्शंस। कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएंगी, आपने जो है वो पेरेंट डे की अरेंजमेंट आपने करनी है, आपने जो है जो हमारा दिसंबर टेस्ट या जनवरी टेस्ट है तो आप फोकल पर्सन है, आपने सारे इंतज़ाम आपने करने हैं, कैसे करने हैं, किसको इंगेज करना है, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाएगी। इसको कहते हैं एब्डिकेशन। यानी इंस्ट्रक्शंस के साथ जो टास्क डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको एलोकेशन कहते हैं, और एब्डिकेशन किसको कहते हैं जिसमें इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाती। और डेलीगेशन क्या होता है? एक स्ट्रक्चर्ड और कंट्रोल्ड वे में अपने अख्तियारात की मुंतकिली डेलीगेशन कहलाती है। उसके बाद स्टेक होल्डर, ये छोटे छोटे टॉपिक्स अब आगे से स्टार्ट हो गए हैं, आगे यही चलेंगे, एक स्लाइड में 2-3 डिफरेंट टॉपिक्स होंगे। उसके बाद स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? स्टेक होल्डर्स कोई भी फ़र्द वाहिद, कोई ग्रुप, कोई कम्युनिटी, कोई पार्टी जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताल्लुक़ हो, लिंक हो, उसको हम कहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का स्टेक होल्डर। यानी कोई बंदा, बंदी, कोई तंजीम, कोई ग्रुप जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक हो। मसलन उसके स्कूल की अगर हम, चूँकि हम स्कूल के स्टेक होल्डर्स की बात करेंगे तो बच्चे पढ़ते हैं, रिलेटिव्स पढ़ते हैं, इसी तरह स्कूल कौंसल कमेटीज़ में कुछ लोग होते हैं, इसी तरह किसी के रिलेटिव्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन या टीचिंग स्टाफ में होते हैं, कोई क्लास 4 होते हैं, कोई टीचर होते हैं, क्लर्क होते हैं, कोई स्टूडेंट्स होते हैं। तो कम्युनिटी का किसी भी हवाले से, चाहे वो हायर ऑफिसर्स हैं, हायर अथॉरिटीज़ हैं, वो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, कम्युनिटी भी स्कूल की स्टेक होल्डर है। तो जो बंदा जिसका स्कूल से डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरह का कोई लिंक है, जिसमें उसका नफ़ा नुकसान है स्कूल के साथ, तो इसको हम कहते हैं स्टेक होल्डर्स। अ स्टेक होल्डर इज़ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, अ पार्टी दैट हैज़ एन इंटरेस्ट and any direct or indirect link with school like parents, teachers, community, higher authorities. अब टूल्स ऑफ कंसल्टेशन, ये जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ये कैसे कंसल्ट करते हैं, यानी एक मैनेजर इनके साथ कैसे करता है या ये एक मैनेजर के साथ कैसे कंसल्ट करते हैं। मीटिंग्स होती हैं, जैसे स्कूल कौंसल कमेटी हम पढ़ेंगे आज ही, तो स्कूल कौंसल कमेटी की मीटिंग होती हैं, पेरेंट डे सेलिब्रेशन है, रिज़ल्ट डे सेलिब्रेशंस हैं, तो यहाँ पे जो पेरेंट्स कम्युनिटी आती है वो इंटरेक्ट करती है। इसी तरह हायर ऑफिसर्स की मीटिंग्स होती हैं हेड के साथ, स्टाफ के साथ। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये फॉर्मल या इनफॉर्मल है। फॉर्मल ये है कि पेरेंट डे सेलिब्रेट किया तो उसमें आपने बुला लिया, एक मैनेजर हैं, आप हेड हैं, मेल या फीमेल, तो आपने बुला लिया उन हेड्स, उनके पेरेंट्स को, बच्चों के, तो उनसे आप इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन को बुला लिया, उनसे आपकी कोई सीटिंग हो रही है जिसमें आपने बाकायदा उनको इनवाइट किया, बाकायदा एक प्लान, एक स्केजुअल बनाया कि ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो ये फॉर्मल होगी। इनफॉर्मल मीटिंग कौन सी होगी? स्पॉन्टेनियसली एक बंदा जाते जाते आपको ख्याल आ गया कि मैं जो है वो फ़लाँ के पास चला जाऊँ, या कोई बाहर से कोई बच्चे, किसी बच्चे का वालिद, इलाके का कोई बड़ा, वो स्कूल में आ जाता है, कोई ऑफिसर विज़िट करते हुए ऐसे रोड पे जाते हुए अचानक स्कूल में इन हो जाता है। यानी कोई भी स्टेक होल्डर जो अनइंटेंशनली आ जाता है और डिस्कशन हो जाती हैं, या इंटेंशनली आता है, उसकी कोई
पहले से तैयारी को प्लानिंग नहीं होती तो इसको इनफॉर्मल हम कहेंगे। दूसरे नंबर पे इंटरव्यू है। अब जब वो एक आ जाता है, आप किसी से एक एज ए मैनेजर किसी से कुछ पूछें या कोई आके आपसे पूछे तो ये इंटरव्यू होता है। ग्रुप शक्ल में भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। इसकी टाइप्स हमने असेसमेंट में पढ़ ली थी। उसके बाद SWOT स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। बेसिकली ये एक सिचुएशनल एनालिसिस होता है। सिचुएशनल एनालिसिस से क्या मुराद है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की जो करंट सिचुएशन है उसको एनालाइज करने के लिए SWOT जो है ये टेक्निक, सिचुएशनल एनालिसिस टेक्निक यूज़ की जाती है। लेकिन स्कूल में जो स्टेक होल्डर्स हैं वो स्कूल जो उसके हैं, स्कूल की मैनेजमेंट है, उसके साथ मिल के स्कूल की स्ट्रेंथ, स्कूल की वीकनेसेस, स्कूल की अपॉर्चुनिटीज़ और जो थ्रेट्स हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं और उसके बाद अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। स्ट्रेंथ में क्या है कि इसकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, रिजल्ट्स अच्छे हैं, टीचर पूरे हैं, टाइम पे आते हैं, पढ़ाते ठीक ठाक हैं, ये सारी स्ट्रेंथ होंगी। इस तरह वीकनेस के स्टाफ कम है, कुछ स्टाफ मेंबर जो है वो एजड हैं, वो पढ़ा नहीं सकते ठीक तरह से, फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर मौजूद नहीं है, तो इस तरह की। उसके बाद अपॉर्चुनिटी, ये मज़ीद इदारा कहाँ तक आगे जा सकता है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ इसको अवेल करनी चाहिए, नए मेथड्स अडॉप्ट करने चाहिए, ब्लैक बोर्ड की जगह वाइट बोर्ड जो है वो लाए जाने चाहिए, तो लैब को, लाइब्रेरी को, इसको फंक्शनल करना चाहिए। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसके बाद थ्रेट्स ये हैं कि इसको कोई इंटरनल या एक्सटर्नल कोई प्रेशर है, कोई वो फोर्सेस जो इसके रास्ते में रुकावट हो। मसलन स्टाफ कोऑपरेट नहीं कर रहा तो स्टाफ जो है रिजल्ट्स इससे बुरे आ सकते हैं, स्टाफ जो है वो मैनेजर के अगेंस्ट है, इस तरह की जो है वो थ्रेट्स होते हैं। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ये चार जो है सिचुएशनल एनालिसिस टेक्निक्स हैं। एमसीक्यूज़ में SWOT का किसी एक वर्ड का पूछा जा सकता है कि इससे क्या मुराद है। तो इसमें जो पहले दो हैं स्ट्रेंथ या वीकनेसेस, ये इंटरनल होते हैं, यानी मोस्ट ऑफ द केसेस ये दोनों इंटरनल होते हैं। किसी इदारे की, हर इदारे की खूबियाँ खामियाँ होती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ कुछ को वो अवेल कर सकता है, कुछ को नहीं कर सकेगा, तो ये एक्सटर्नल होती हैं। थ्रेट भी मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक्सटर्नल होते हैं। मसलन बच्चा को पनिश करने पर किसी के साथ कोई उलझाव हो गया तो उसका एक प्रेशर, एक थ्रेट सा टीचर को, हेड टीचर को, स्टाफ को रहता है। उसके बाद है पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस। पेरेंट टीचर फेस टू फेस मीटिंग जो है ये फेस टू फेस कह लेंगे डिस्कशन या डायलॉग होता है, कन्वर्सेशन होते हैं किसी भी इशू के ऊपर। तो पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस क्या है, फेस टू फेस मीटिंग है, किसके दरमियान, एक टीचर और एक पेरेंट के दरमियान। तो एक MCQ जो है ये पिछले सेशन में भी मुझे याद आ गया था, मैंने बताया था कि अगर आप एक बच्चे के पेरेंट हैं, आप स्कूल में जा रहे हैं तो आप सबसे पहले किससे मिलेंगे, स्कूल के उस अपने कंसर्न जो है आपके बच्चे का टीचर है उससे मिलेंगे या हेड टीचर से, तो आपने पहले हेड से मिलेंगे। इस तरह के MCQs जो हैं वो पूछे जाते हैं सिचुएशनल। इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस स्टूडेंट एकेडमिक एंड सोशल बिहेवियर। बच्चे की एकेडमिक और जो सोशल परफॉर्मेंस है वो इसमें डिस्कस की जाती है पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस में। कंसोलिडेशन ऑफ प्राइमरी स्कूल, 2012 में पंजाब में 500 मीटर रेडियस के अंदर जो बॉयज़ और गर्ल्स प्राइमरी स्कूल थे इनको मर्ज करके एक मॉडल प्राइमरी स्कूल बनाने की तजवीज़ दी गई, जिस पे अमल दरामद भी हुआ। आज तक भी ये स्कूल चल रहे हैं। इसमें यानी एक 500 मीटर के रेडियस के अंदर एक बॉयज़ और गर्ल्स प्राइमरी स्कूल जिनकी इनरोलमेंट कम थी तो उनको मर्ज करके एक स्कूल बना दिया गया था। इसमें क्लास जो नर्सरी से क्लास 2 तक, यानी नर्सरी से 2वीं जमात तक एक बिल्डिंग में क्लासेस होंगी ओवरऑल, और तीसरी से 5वीं जो है वो दूसरी बिल्डिंग में। ऐसे नहीं होगा कि दोनों में जो है अलग से 1 से 5 तक क्लासेस चल रही होंगी। 1 से 2 तक एक बिल्डिंग में और 3 से 5 में दूसरी में। तो ये जो है प्रोजेक्ट कंसोलिडेशन ऑफ प्राइमरी स्कूल या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडल प्राइमरी स्कूल इन पंजाब, ये स्कीम 2012 में नाफिज की गई थी। क्यों की गई थी? लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करने के लिए। जो 25 से आर्टिकल है हमारा कि जिसमें नो स्टूडेंट आउट ऑफ स्कूल, जो हमारा एक कैंपेन है, सारे बच्चे स्कूल में लगे अच्छे, इस तरह का जो हमारा एक स्लोगन था। उसके बाद है स्कूल पॉलिसी। जैसे हमने पॉलिसी की डेफिनेशन कल परसों हमने देखी थी। पॉलिसी गाइडलाइंस होती है जो हमें डायरेक्ट करती है कि ये सीमत है, इस सीमत में आपने चलना है, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ये चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट करानी हैं, इस तरह से आपने इसकी इवैल्यूएशन करनी है। ये पॉलिसी होती है हमारे पास। तो बेसिक गाइडलाइंस दैट डायरेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, मकासद के असूल के लिए जो बुनियादी एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाता है उसको हम पॉलिसी कहते हैं। तो स्कूल की पॉलिसी भी
ऐसे ही होगी स्कूल के जो मकासद हैं, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनकी जो अचीवमेंट है, तो ये इसके लिए जो गाइडलाइंस होगी उसको स्कूल पॉलिसी कहा जाएगा। 3 तरह की होती हैं, एक होती है मैक्रो लेवल, फिर मीज़ो लेवल और फिर माइक्रो लेवल। मैक्रो लेवल जो है ये नेशनल लेवल की पॉलिसी है, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 इस वक्त नाफिज़ अमल है, तो ये नेशनल लेवल की मैक्रो पॉलिसी कहलाएगी। इस तरह मीज़ो पॉलिसी एक स्कूल हेड एक एज ए मैनेजर जो है वो अपनी एक पॉलिसी तश्कील देता है कि मैंने ये ऐसे ऐसे जो है वो सिलेबस को कवर कराना है, दिसंबर टेस्ट में इस महीने लूँगा, इस टीचर को ये सब्जेक्ट जो है वो मैं असाइन करूँगा वगैरह वगैरह। तो ये स्कूल लेवल की जो पॉलिसी बनाई जाती है जो जिसका बेसिक जो पर्पज़ होता है वो इम्प्लीमेंटेशन है जो हमारी नेशनल पॉलिसी है। उसके बाद क्लासरूम लेवल की एक जो 3rd लेवल पे जो पॉलिसी होती है वो क्लासरूम लेवल की है, जो कि कौन तश्कील देता है, क्लास का टीचर इंचार्ज या सब्जेक्ट टीचर जो है ये जो पॉलिसी तश्कील देता है इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो लेवल पॉलिसी, क्लासरूम पॉलिसी। अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल एंड स्कूल पॉलिसीज़, ये ऊपर वाले दोनों जो स्कूल के ऑब्जेक्टिव्स हैं और नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं दोनों को अचीव करने के लिए ये पॉलिसी एक टीचर तश्कील देता है। रिसोर्स एक्विजिशन, जो स्कूल के रिसोर्सेज हैं, जैसे हमने बात की है कल, फाइनेंशियल, फिज़िकल, मटेरियल, तो इसमें जो मैनेजर है उसका की रोल है कि वो जल्दी से एक्वायर करता है, लेट करता है या पार्शली करता है। यानी फर्नीचर अवेलेबल है तो उसने रिपेयरिंग करानी है, फर्नीचर कम हो गया तो उसको कितना एक्टिवली वो काम ये करता है। लेज़ी एक्विजिशन, इट मीन्स लेट एक्विजिशन, यानी एक मैनेजर जो है वो सुस्ती करता है तो इसको लेज़ी कहेंगे। ईगर, इट मीन्स अर्ली एक्विजिशन, इन टाइम जो है वो चीज़ों को मैनेज या एक्वायर करना, इसको अर्ली एक्विजिशन कहें, ईगर एक्विजिशन कहेंगे। उसके बाद है पार्शल एक्विजिशन, आपके पास जो है 3 क्लासेस का फर्नीचर नहीं है लेकिन पुराना फर्नीचर पड़ा है जो रिपेयर हो सकता है, 1 क्लास का कर दिया, बाकी का ठीक है जी फिर कर लेंगे, तो ये है पार्शल एक्विजिशन। इट मीन्स एक्वायरिंग ऑफ अ पार्ट और फ्यू रिसोर्सेज, चंद रिसोर्सेज को एक्वायर करना, बाकी को इग्नोर कर देना। उसके बाद है डेवोल्यूशन ऑफ पावर, ये जो पावर है जैसे ऊपर हमने बात की है कि असाइनमेंट्स या टास्क की जो एलोकेशन है, डेलीगेशन और एलोकेशन एप्लीकेशन हमने देखा। इस तरह सेंट्रलाइजेशन क्या है, एक मैनेजर के पास सारे अख्तियारात उसके अपने पास मौजूद हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रलाइजेशन। या एक इदारे के, एक महकमे के चंद लोगों के, चंद मखसूस 2-4 लोगों के पास अख्तियारात हैं तो इसको हम सेंट्रलाइजेशन कहेंगे। यानी जो नीचे जैसे पावर की तकसीम होती है ये सिस्टम नहीं है, पावर कंसनट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन और फ्यू पीपल इज़ कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। उसके बाद है डिसेंट्रलाइजेशन, इसके बिल्कुल उल्ट, यानी पावर अगर चंद लोगों के हाथ में है तो सेंट्रलाइजेशन है, मरकज़ी पावर है। डिसेंट्रलाइजेशन गैर मरकज़ी पावर है जिसमें पावर जो है ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स यानी डिफरेंट एम्प्लॉइज़ में डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। पावर डिस्ट्रीब्यूटेड इन मैनी हैंड्स फ्राम टॉप टू लो लेवल। उसके बाद है डीकंसंट्रेशन में एक जो सेंट्रल लेवल है, टॉप लेवल से लोअर लेवल तक या सेंट्रल लेवल से जो है लोअर लेवल पर जो पावर है वो ट्रांसफ़र तो की जाएगी लेकिन उसका मुकम्मल कंट्रोल जो है वो किसके हैंड में होगा, हाथ में होगा, सेंट्रल बॉडी। यानी किसी हद तक पावर तकसीम कर देगी एक सेंट्रल बॉडी, लेकिन उसका जो फाइनल अख्तियार होगा डिसीजन लेने का, प्लानिंग का, बजटिंग का, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन का, ये सारे का सारा किसके पास होगा, मेन बॉडी के, मेन अथॉरिटी या सेंट्रल बॉडी के हाथ में होगा। उसके बाद है डेलीगेशन जो है इसमें पावर मुकम्मल तौर पर क्या की जाती है, सेपरेट बॉडी को जो है वो दे दी जाती है, लेकिन वो काम किसके अंडर करती है, उस सेंट्रल बॉडी के अंदर करती है। यानी एक सेपरेट बॉडी को अख्तियारात दे दिए जाएंगे लेकिन जो ओवरऑल आप कह लें कि उसका कंट्रोल होगा वो सेंट्रल बॉडी के पास होगा। जैसे ऊपर हमने कंसंट्रेशन में हमने देखा कि ट्रांसफ़र होगी जो पावर है उसका किसी हद तक वो पावर ट्रांसफ़र होगी लेकिन कंट्रोल मुकम्मल तौर पर किसके पास होगा, सेंट्रल बॉडी में। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि पावर उनको दे दी जाती है एक सेपरेट ग्रुप के या एक सेपरेट बॉडी के तहत कि आपके ये अख्तियारात होंगे और उनकी जो सुप्रीम पावर होगी अगेन वो सेंट्रल बॉडी होगी। यहाँ पे जो सेपरेट बॉडी है ये अपने डिसीजन खुद कर सकेगी। उसके बाद है डेवोल्यूशन में क्या होता है कि एक पावर परमानेंटली लोअर लेवल पे ट्रांसफ़र कर दी जाती है। 2000 में जो पंजाब में जो पावर है वो डेवोल्यूट की गई
यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है इसको रिस्पॉन्सिबल कहा गया कि ये रिस्पॉन्सिबल है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिसीजन के लिए। ये अख्तियारात दिए गए, जिसका जो जैसे कल भी क्वेश्चन आया था, जिसका जो सुप्रीम लीडर होता है डिस्ट्रिक्ट में वो डिप्टी कमिश्नर होता है, या पहले डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर DCOs होते थे, आजकल डिप्टी कमिश्नर है। तो ये डिप्टी कमिश्नर होता है इसका, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर अंडर डेवोल्यूशन ऑफ पावर 2000, ये 2000 में हुए थे जी। उसके बाद है पंजाब एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी अकाउंटेबिलिटी एंड डिसिप्लिन एक्ट, ये पीडा एक्ट 2006 में ये एक्ट पास हुआ। जैसे हमने बात की थी 2 दिन पहले कि एक्ट क्या होता है। एक्ट जो है हमारी जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, कानून साज जो हमारा इदारे है, हमारी असम्बलियाँ हैं सूबाई लेवल पे या फेडरल लेवल पे, तो वो कानून बनाती हैं। तो पंजाब कैबिनेट ने, पंजाब काबीना ने 2006 में ये पंजाब एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट जो है ये पास करवाया था। इससे पहले पंजाब के अंदर किस तरह के कवानीन मौजूद थे, यानी 2006 से पहले जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको कैसे जो उनको किस कानून के तहत सज़ा या जज़ा दी जाती थी, तो ये थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री है। 1960 से पहले पाकिस्तान के अंदर कोई कानून सरकारी मुलाजमीन के लिए मौजूद नहीं था। जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन उस वक़्त काम कर रही थी, तो हर ऑर्गेनाइजेशन की यानी एक कह लें कि जनरल रूल एक पूरे सूबे का इस तरह का कोई सेटअप मौजूद नहीं था, बल्कि मुख्तलिफ इदारे जो है वो या ऑर्गेनाइजेशन थी उनके अपने रूल्स बनाए हुए थे, तो वो उनके तहत चल रहे थे। तो 1960 में डिफरेंट जो 1960 से पहले तक यानी 47 से 60 तक जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उनके रूल्स को लिया जाता था और वो इम्प्लीमेंट कराए जाते थे, हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने थे। फिर क्या हुआ 1960 में वेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट सर्वेंट जो रूल्स हैं, जिसको एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स E&D रूल्स जो है कहा जाता है, 1960 में पहली मरतबा ये वेस्ट पाकिस्तान में एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स बनाए गए। उसके बाद ये रूल्स रिवाइज़ किए गए 1975 में, फिर 1999 में, और उसके बाद पंजाब रिमूवल फ्राम सर्विस ऑर्डिनेंस आया PRSO 2000 में, और उसके बाद 2006 में पंजाब एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट PDA एक्ट 2006। MCQs में ये चीज़ें शायद आपसे कोई ना पूछे, तो इंटरव्यू के लिए ये चीज़ें शायद पूछी जा सकती हैं जब आप हेडमास्टर का जो है इंटरव्यू जब देने जाएंगे उस वक्त। तो PDA एक्ट जो है 2006 में पास हुआ। इसके 26 सेक्शन हैं, यानी टोटल जो इसके सेक्शन है इस एक्ट के वो 26 हैं, सेक्शन 1 से 26 तक। एप्लीकेशन ये इस्तेमाल कहाँ पे हो सकता है, ये सूबा पंजाब के जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, गवर्नमेंट सर्विस में जितने भी लोग हैं उन सब पे, चाहे वो रेगुलर में हैं, सर्विस में हैं या कॉन्ट्रैक्ट में, यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस की बात है। इसके बाद कारपोरेट सर्विस, जैसे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होती हैं बिग सिटीज़ में, जैसे हमारे यहाँ टाउन कमेटी, म्यूनसिपल कमेटीज़ होती हैं, तो बड़े शहरों में जो है वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस होती हैं, तो उनके मुलाजमीन और रिटायर मुलाजमीन पंजाब के जितने होंगे इन सब पे ये कानून जो है वो नाफिज होगा। 5 ग्राउंड्स हैं जिसकी बेस पे इस कानून के तहत सज़ा जज़ा दी जा सकती है। सबसे पहले इनएफिशिएंसी ये है कि किसी काम को उसके रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ना करना। उसके बाद है मिसकंडक्ट का मतलब होता है कि एक काम जो करना है उसको ना करना, हायर अथॉरिटी के साथ मिसबिहेव करना, अपने स्टाफ के साथ बदतमीज़ी करना। उसके बाद करप्शन है। करप्शन का मतलब क्या होता है, बदउनवानी, एम्बेजलमेंट्स हैं कि किसी भी जो माली वसाइल थे उनको सही तरीके से इस्तेमाल ना करना। उसके बाद सबवर्सिव एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना जो मुल्क व कौम की सलामती के ख़िलाफ़ हो, तो इसको सबवर्सिव एक्टिविटीज़ ये भी इसमें आता है। उसके बाद है डिस्क्लोजर ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स, तो जो महकमाना राज हैं यानी ऑफिशियल जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको, डिपार्टमेंटल जो इंक्वायरीज़ होती हैं, इस तरह की जो कॉन्फिडेंशियल जितनी भी चीज़ें हैं तो उनको डिस्क्लोज़ कर देना, तो डिस्क्लोजर ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स। तो ये 5 इसके ग्राउंड्स हैं। तो एक्यूज़ड कौन होता है, मुलजिम, जिसके जो टीचर है, क्लास 4 है, हेड है या AU है, कोई भी है जिसके अगेंस्ट PDA स्टार्ट किया जाना है, इसको एक्यूज़ड या मुलजिम कहते हैं। अगेंस्ट होम एक्शन इज़ इनिशिएटेड अंडर दिस एक्ट। तो ये वैसे इसकी लंबी चौड़ी डिटेल है, लेकिन मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे शामिल की हैं, वैसे मैं वर्बली बता दूँगा आपको। अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जो टीचर हैं उनके लिए तो शायद ये बात आसान होगी अंडरस्टैंड करना। जो लोग प्राइवेट सेक्टर से हैं, अभी उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो उनको लिए मैं बता देता हूँ कि जो बंदा
आर्डर इशू करता है। जैसे प्राइमरी स्कूल टीचर है तो इसके जो ऑर्डर हैं वो कौन इशू करता है, अपॉइंटमेंट ऑर्डर, ऑफ़र लेटर, जॉब लेटर, ये कौन इशू करता है, ये करता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एलिमेंट्री। ये अगर गर्ल्स स्कूल में अपॉइंटमेंट है, फ़ीमेल पीएसटी है तो वो फ़ीमेल डीओ करेगी, और अगर मेल है तो डीओ मेल एलिमेंट्री करेगा। इसी तरह अगर एसएसटी है प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल को कौन आर्डर इशू करता है, डीओ एलिमेंट्री करता है या करती है। इसी तरह जो एसएसटी होते हैं हाई स्कूल के तो उनके आर्डर इशू करता है डीओ सेकेंडरी। तो इनकी अब अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो अपॉइंट कर रही है वो कौन है, प्राइमरी और एलिमेंट्री का की अपॉइंटिंग अथॉरिटी उनका डीओ है या उनकी डीओ है, और जो एसएसटी हैं तो उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी अब कौन है, उनका डीओ सेकेंडरी है। इसी तरह अगर एईओ है तो उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, सीईओ होता है डिस्ट्रिक्ट का। इसी तरह अगर हेडमास्टर है तो इसका जो सीनियर हेडमास्टर है इसका कौन होता है, सेक्रेटरी एजुकेशन होता है। तो यानी जो अपॉइंट करता है उसको हम अपॉइंटिंग अथॉरिटी कहते हैं। डिक्लेयर आर नोटिफाइड एज सच बाय एन ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, कि जिसको गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ है। उसके बाद है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है वही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहते हैं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होती है, ये वो अथॉरिटी होती है जो पीडा इनिशिएट कर सकती है, और पीडा इनिशिएट करने का इख्तियार किसको होता है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी को होता है। मसलन आप एक स्कूल के पीएसटी हैं, आपके ख़िलाफ़ शो कॉज लेटर आपका सीईओ जारी नहीं कर सकता, हालांकि वो डिस्ट्रिक्ट की बड़ी पोस्ट पे है। आपके ख़िलाफ़ आपका शो कॉज लेटर आपका डीसी जारी नहीं कर सकता, हालांकि बड़ी पोस्ट पे है, वो सरेंडर कर सकता है सिर्फ। शो कॉज कौन देगा इस एक्ट के तहत, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिसने आपको अपॉइंट किया है। सेक्रेटरी एजुकेशन आ जाता है, वो एक टीचर को सस्पेंड करके चला जाता है, उसको सज़ा या जज़ा देने का अख्तियार सेक्रेटरी एजुकेशन का एक पीएसटी को नहीं है। किसको है, ये सबसे पहले होता है जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जिसको हम कहते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। इन केस उसके फ़ैसले से वो टीचर जो है सेटिस्फाई नहीं होता, वो अपील करता है तो अगली अथॉरिटी के पास फिर केस मूव करेगा। उसके बाद अपीलेट अथॉरिटी, जैसे मैंने कहा कि अगर एक टीचर को सेटिस्फेक्शन नहीं है कि मेरा फ़ैसला ठीक तरह से नहीं सुना गया तो या किया गया, तो वो उस डिसीजन लेने वाली जो अथॉरिटी है उस पर एतराज़ उसके फ़ैसले पे कर सकता है। तो फिर क्या होगा, अगली अथॉरिटी को उसका केस जो अगली अथॉरिटी है उससे नेक्स्ट, यानी अब पीएसटी का ईएसटी का डीओ एलिमेंट्री है तो उसने अगर लेटर जारी किया, इसने अपना सारे रिकॉर्ड बताए कि मेरा कोई कसूर था या नहीं था, तो फैसला आ गया कि इसकी 2 साल की जो इंक्रीमेंट है वो रोक दी जाए, तो वो अपील कर सकता है अगली अथॉरिटी को जो उससे हायर अथॉरिटी है। यानी डीओ एलिमेंट्री या सेकेंडरी से ऊपर जो अथॉरिटी होती है वो कौन होता है, वो सीईओ होता है। तो सीईओ को ये दरख्वास्त जमा करवा देगा कि मेरा ये केस, इस पे नज़रसानी की जाए, दोबारा कमेटी बनाए। तो सीईओ इस पे दोबारा कमेटी बनाएगा, दोबारा फ़ैसला किया जाएगा। जो अगली अथॉरिटी है वो पहले वाले फ़ैसले को भी कायम रख सकती है या उस पर दोबारा जो है वो उसको कैंसिल करके दोबारा कमेटी भी बना सकती है। अब सरेंडर सस्पेंड ये होता है एक टीचर जब उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है या वो करप्शन में, ऑफिशियल जो सीक्रेट्स हैं उनके डिस्क्लोजर में, इनएफिशिएंसी में, मिसकंडक्ट में जब वो इन्वॉल्व होता है, तो जब उसका सारा केस सुन लिया जाता है, केस कौन सुनता है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो क्या करती है, वो सारी जो रिपोर्ट आती हैं उनकी बेस पे एक शो कॉज देती है कि आप वजह बताएं, आपका ये जो एटीट्यूड था ये क्यों आपने रूल से हट के ये काम किया है। तो ये फिर वो अपना जवाब देता है रिटन और ख़ुद पेश होता है कि जी मेरी ये चीज़ें थी, ये मेरे पास एविडेंस है, मेरा कसूर था या नहीं था, जो भी सिचुएशन होती है। तो उसके बाद फिर ये 90 डेज़ तक काम चलता रहता है, 90 दिन तक वो अपनी नौकरी नहीं करता, चाहे उसी स्कूल में जाएगा, पढ़ाएगा नहीं, दफ्तर जाएगा, बैठ के वापस आ जाएगा। तो 90 दिन तक जब तक उसका फ़ैसला नहीं हो जाता। तो माइनर पेनल्टीज़ में जो उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें एक बंदा उसका जुर्म साबित हो जाता है कि ये तो 20 दिन से स्कूल नहीं आ रहा, या इसने करप्शन की है, इस हेड ने की है, इस टीचर ने की है, क्लास 4 ने की है, किसी डीओ सीईओ ने की है, डीसी ने की है, तो फिर क्या होगा, फिर उस पर फ़ैसला होता है। 2 तरह की सज़ाएँ दी जाती हैं हाज़िर सर्विस मुलाजमीन को, कुछ होती है माइनर, कुछ होती है मेजर।
जो माइनर पेनल्टी है उनमें सबसे पहले है सेंशोर, डांट डपट, वार्निंग दी जाती है कि यार आपने गलत किया है। ये बिल्कुल माइन्यूट सी कोई बात हो, मसलन एक बंदा जो है वो एक दिन लेट आ गया, बाई चांस उसकी कोई मसला बन गया, तो उसको किसी अथॉरिटी ने आके एब्सेंट किया, उसने कंपिटेंट अथॉरिटी को रिपोर्ट भेज दी, कंपिटेंट अथॉरिटी ने शो काज दे दिया, इंक्वायरी हुई, तो उसके बाद फिर क्या होगा, थोड़े से टाइम के लिए अगर कोई छोटा मोटा इशू है तो उस पर सेंशोर किया जाता है। फिर अगर इससे बड़े लेवल की बात हो तो फिर जुर्माना किया जाता है, यानी फ़ाइन, जो कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, जो बेसिक पे होती है एक टीचर की जो है मैक्सिमम उस पे जितना हो सकता है, ये 2000, 4000, 10,000 इस रेंज में किया जाता है मोस्टली। तो ये मैक्सिमम फ़ाइन जो किया जाएगा वो कितना होगा, 1 महीने की तनख्वाह के बराबर, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। रिडक्शन टू लोअर स्टेज आर इन पे स्केल। अच्छा, ये थोड़ी सी मैं एक बात पहले क्लियर कर दूं कि मैं रिक्रूट हुआ, भर्ती हुआ एज AU 2017 में। अब कुछ लोग जो है, कुछ मेल फीमेल AUs वो 2018 में भी रिक्रूट हुए, तो मेरी तनख्वाह जो है उनसे ज़्यादा है थोड़ी सी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि मैं उनसे पहले भर्ती हुआ। तो ये होती हैं पे की स्टेजेस, यानी जो पहले 2017 वाले की तनख्वाह ज़्यादा होगी, 18 वाले की उससे कुछ कम, 19 वाले की उससे कुछ कम। तो जो सीनियर जैसे होता चला जाएगा तो उसकी तनख्वाह, चूँकि ये जो तनख्वाह होती है दिसंबर में हर सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह बढ़ती है, जो कि उसकी हिस्सा बन जाता है परमानेंट पे का। इसी तरह जून में एक रिलीफ या अलाउंस देती है हर गवर्नमेंट, मोस्ट ऑफ द केसेस। इस गवर्नमेंट ने 1-2 साल नहीं दिया, तो वो जो है अलाउंस दिया जाता है 5%, 10%, 20%। तो वो फिर कुछ सालों बाद वो भी तनख्वाह का हिस्सा बन जाते हैं। तो इस वजह से जो 1 महीने में अब साफ ज़ाहिर है जिसकी 2 दफ़ा तनख्वाह या अलाउंस कोई बढ़ेगा तो उसकी तनख्वाह अगले साल आने वाले से ज़्यादा होती है। तो इस वजह से इसकी स्टेजेस होती हैं, तनख्वाह की स्टेजेस होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, इसी तरह स्टेजेस होती हैं डिफरेंट। तो फ़र्ज़ करें कि एक बंदा जो 2017 में भर्ती हुआ, अब 2017 की जो स्टेज है वो वाली तनख्वाह ले रहा है, और एक 2018 में, तो उसको पिछली स्टेज पे 18 वाले को 17 वाले को जब किया जाएगा एक स्टेज पीछे, तो वो 18 वाली तनख्वाह लेगा। ठीक है, यानी इसकी स्टेज वैसे तो पीछे जाना चाहिए, यानी एक स्टेज कम हो गई, लेकिन चूँकि 18 वाले की तनख्वाह उससे कम है तो इसलिए उसको एक स्टेज पीछे कर दिया जाता है। रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन पे स्केल, तो मैक्सिमम 5 ईयर, 5 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये स्टेज कम की जा सकती है। उसके बाद विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, जैसे मैंने बताया कि दिसंबर में हर साल सरकारी मुलाजिमीन को इंक्रीमेंट, तनख्वाह में इजाफ़ा मिलता है, तो ये जो है 5 साल के लिए इसको विद होल्ड कर लेना। और विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन, जो प्रमोशन है एक लोअर स्केल से हायर स्केल तक की जो प्रमोशन है, इसको 5 साल तक के लिए प्रमोशन को भी विद होल्ड कर लेना, यानी सेंश्योर, फाइन, रिडक्शन टू लोअर स्टेज, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स एंड विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन। ये माइनर पेनल्टीज़ हैं। उसके बाद है मेजर पेनल्टीज़। मेजर में अगर उसने कोई बड़ी एम्बेजलमेंट की है, करप्शन की है, तो उसकी तनख्वाह या पेंशन से रिकवरी। और इसी तरह दूसरे नंबर पे है रिडक्शन टू लोअर पोस्ट एंड पे स्केल। ये याद रखिएगा कि स्टेज और पोस्ट में डिफरेंस है। स्टेज से मुराद ये है कि EST है तो उसको PST बना दिया जाएगा, SST है तो उसको EST। इसी तरह हेडमास्टर है या कोई और किसी और का है तो उसको एक स्टेज, एक जो है उसकी पिछली स्टेज पे वापस लाया जाएगा। यानी सब सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है तो उसको ग्रेड 18 से ग्रेड 17 में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बना दिया जाएगा। तो ये पोस्ट में डिफरेंस है। तो इसमें पोस्ट जो है वो चेंज कर ली जाती है, रिड्यूस कर दी जाती है, कम कर दी जाती है। उसके बाद है फॉर फीचर ऑफ पास सर्विस, 5 साल जो सर्विस है उसकी जब्त कर लेना। इसमें ना तो उसको इंक्रीमेंट मिलेगा ना उसकी प्रमोशन हो सकेगी। कंपलसरी रिटायरमेंट, उसको ज़बरदस्ती क्या कराया जाएगा, रिटायर करा दिया जाएगा। और रिमूवल फ्रॉम सर्विस। जी, एक क्वेश्चन है इसमें, ये जो आप पोस्ट स्टेज की बात कर रहे हैं सर, इसमें 2 क्वेश्चन है। एक तो ये है कि एक बंदा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि 2017 में आप रिक्रूट हुए हैं, तो मतलब एक बंदा 2022 में रिक्रूट होता है और उससे टीका लग जाता है, क्या मतलब उसकी स्टेज तो फर्स्ट है, क्या उससे जिसे वापस भेज सकते हैं कि मतलब जो नीचे स्टेज लेट को 16 ग्रेड है? नहीं, जब इस तरह की जो सिचुएशन होती है ना, तो उसमें जब उस पर एक सज़ा जो है वो नाफिज अगर उसका नफाज नहीं हो सकता तो कोई और सज़ा देख ली जाती है। ठीक। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, जैसे आप फरमा रहे हैं कि एक बंदा SST है तो उसको EST कर देते हैं, या EST तो उसको PST कर देते हैं,
तो इसमें मेरा मुझे एक डाउट है कि एक बंदा डायरेक्ट सेलेक्टी एसएसटी है, मतलब उसकी ये उस रिक्रूटमेंट सूरत में बतौर की जाती है कि जब वो प्रमोट हो जाता है पीएसटी से ईएसटी, ईएसटी से एसएसटी। तो जब ये अच्छा प्रमोशन जिन टीचर्स की होती है ना, तो उनको फिर वापस जो है उनकी असल हालत में भेज दिया जाता है, असल जिससे उनकी राइट प्रमोशन हुई थी जी। राइट, मुझे ये यानी डाउट, और बाकी ये सर ये डायरेक्ट जो वाले को नहीं है, ये जो डायरेक्ट होते हैं उनके लिए ये नहीं है कि जो ईएसटी भर्ती हुआ तो उसको पीएसटी बना दिया, ऐसा नहीं होता। ये प्रमोशन से बाकी सर ये रिलेटेड जी। ऑटोनॉमस बॉडीज जो हैं जैसे यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं, वहाँ भी पीटा लग जाता है? सॉरी मैं समझ नहीं पाया, किन का पूछा है? ये सर ऑटोनॉमस बॉडीज जैसे यूनिवर्सिटीज हैं, हमारी पब्लिक नहीं यूनिवर्सिटीज नहीं हैं। नहीं नहीं, जो जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं उन पे ये नहीं आता। ये जैसे मेंशन है कि जो हमारे पंजाब गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं और इसके साथ साथ जो कॉरपोरेशन के हैं उन पे, राइट, थैंक यू। वो जो यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं ना सज़ा जज़ा, वो एचईसी के अपने रूल्स हैं, उनके तहत होती है। उसके बाद राइट रिमूवल फ्रॉम सर्विस, उसकी सर्विस ख़त्म कर दी जाएगी, लेकिन वो किसी भी सरकारी पोस्ट को दोबारा ज्वाइन कर सकता है, यानी दोबारा वो नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है। और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, उसकी सर्विस इस तरह ख़त्म की जाएगी कि वो ताहयात नाअहल करार दिया जाएगा कि वो दोबारा किसी भी सरकारी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकेगा। रीमूवल, रीमूव यानी वो रीमूव कर सकता है सरकारी किसी भी महकमे में, और डिसमिसल वो गया उसका जो है दोबारा एंट्री सरकारी सर्विस में नहीं हो सकती। पेनल्टीज़ आफ्टर रिटायरमेंट, पेंशन को रोक लेना, विद होल्डिंग ऑफ पेंशन और एनी पार्ट देयर ऑफ पेंशन को मुकम्मल या उसका कोई हिस्सा रोक लेना, विद ड्राइंग ऑफ पेंशन और एनी पार्ट देयर ऑफ पेंशन या उसका कोई हिस्सा उसको विदड्रॉ कर लेना, और रिकवरी फ्रॉम पेंशन, अगर उसने कोई करप्शन की हुई है तो उसकी पेंशन से रिकवरी। ये जो है पेनल्टीज आफ्टर रिटायरमेंट है। एक और एक्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2010, ये 11 मार्च 2010 को ये भी एक्ट पास हुआ। तो इस एक्ट में भी कुछ मेजर और माइनर पेनल्टीज़ हैं, सेम उसी तरह जैसे हमने बात की है कि एक्यूज़ कौन होगा और कंपिटेंट अथॉरिटी कौन है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। मेजर और माइनर इंक्वायरी भी सेम उसी तरीके से होती है। तो माइनर पेनल्टीज़ में सेंश्योर है, डांट डपट है, रिकवरी ऑफ कंपनसेशन, जो कंपनसेशन उसको कोई उसने कुछ ऐसा किया कोई माली तौर पर, तो उसको जो है उसने उसको हरास किया, उससे कोई माल शाल बटोरा बहानों शानों से, तो वो उससे रिकवर कर लिया जाएगा। स्टॉपेज फॉर स्पेसिफिक पीरियड, उसको मखसूस वक्त के लिए जो है उसको काम करने से रोक दिया जाएगा। विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन और इंक्रीमेंट्स, उसके इंक्रीमेंट और प्रमोशन को रोक लिया जाएगा। मेजर पेनल्टीज़, उसकी पे या पेंशन से रिकवरी है। उसके बाद रिडक्शन टू लोअर पोस्ट एंड पे स्केल, कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल फ्रॉम सर्विस और फाइन, ये इसकी मेजर पेनल्टीज़ हैं। उसके बाद ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट क्या है कि व्हेन अ स्टूडेंट, सरकार के लिए एक सवाल है जी 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 सर, ये जो पेनल्टीज है मेजर और माइनर, ये सब दोनों में से एक एक करके दी जा सकती हैं या एक ही दी जाती है मोस्टली, या ये कमेटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ये किस ना तरह से इसका ये जब इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है, इसका एक होता है कन्वीनर, ठीक है, दो उसके साथ एटलीस्ट एक या दो उसके साथ होते हैं मेंबर। वो कमेटी सारी जो सिचुएशन है उसको एनालाइज करके रिकमेंडेशन देती है कम्पिटेंट अथॉरिटी को कि भाई हमने ये सारा केस देखा, ऐसे ऐसे इंक्वायरी की, ये चीज़ें हमारी फाइंडिंग आई, ये हमारी रिकमेंडेशन है कि इसके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की जाए। अब जो उसके ख़िलाफ़ जो सज़ा दी जाती है वो एक से ज़्यादा हो सकती है। जैसे ये ऊपर बात हुई है कि उसका जो है लोअर पोस्ट पे या इंक्रीमेंट पे सेंश्योर, यानी एक से ज़्यादा सज़ा एट अ टाइम हो सकती है उसको, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही सज़ा हो। तो चूँकि ये 4-5 जो हैं वो माइनर में हैं, तो इनमें से कोई भी सज़ा हो सकती है। इसी तरह ये 6 मेजर हैं, तो इनमें कोई हो सकती है। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि इधर से माइनर में दे दें, इधर से मेजर में दे दें। या तो उसका कोई इशू ऐसा जो स्कूल लेवल पे है, टीचर्स के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, कुछ छोटे लेवल का कोई इशू है, तो वो माइनर ही दी जाएंगी, 1 या 2। और अगर उसका इशू बड़ा है, मेजर कोई इशू है, तो फिर मेजर पेनल्टीज़ दी जाएंगी, 1 या 2 या जितनी जो है वो कमेटी और रिकमेंड। सर जब ये पेनल्टी आती है जी तो फिर वो
सर्विसेज में जाने का हाथ रखता है या फिर वो परमानेंट होती है जब मिल जाती है? नहीं, ये देखें, फ़र्ज़ करें कि एक बंदे की जो 5 साल सर्विस है वो ज़ब्त कर ली जाती है, इससे ये नहीं मुराद कि उसको नौकरी से सिर्फ निकाला जाएगा रिमूवल या डिसमिसल में। तो डिसमिसल वाला हमने कहा कि ये सर्विस का हक़ नहीं रखता, सिर्फ डिसमिसल वाला ये किसी भी सरकारी ओहदे के लिए दोबारा अहल नहीं होगा, ये ताहयात नाअहल हो जाता है। बाकी तमाम जो हैं ये रिमूवल फ्राम सर्विस, ये भी उस पोस्ट के लिए दोबारा उसी के लिए। सर मैं ये बात कर रहा हूँ जब काइंडली सर मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब सजा मिल जाती है तो वो जैसे पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल है हमारा, वहां जाकर वो अपना मतलब वो ये कर सकता है, क्या वो राइट रखता है? इस तरह होता है सर जब ये सजा मिल जाती है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब एक सजा उसको हो जाती है, ठीक है, वो कोर्ट से रिजू भी कर सकता है। पहले तो जैसे एक कंपीटेंट अथॉरिटी ने डिसीजन लिया, वो उससे एग्री नहीं हुआ, उसने अपीलेट अथॉरिटी यानी जो उससे नेक्स्ट अथॉरिटी है उसको एप्लीकेशन दी कि मेरा केस इस पर नज़रसानी की जाए, दोबारा समाअत किया जाए, तो वहाँ से भी वो एग्री नहीं होता उनके डिसीजन से, वो सर्विस ट्रिब्यूनल में भी जा सकता है, वो कोर्ट में भी जा सकता है, इवन वो सुप्रीम कोर्ट तक चलता रहे तो जा सकता है, ये उसके पास ऑप्शन होता है। और लोग होते हैं, हमारा एक दोस्त है एईओ, वो सरगोदा से, तो उसको जो है वो सर्विस उसकी रिमूव की गई और फिर वो 4 साल बेचारा वो जलील होता रहा, हर फोरम पे वो गया और फाइनली लाहौर हाई कोर्ट ने उसको रीइंस्टेट कर दिया, अपनी पहली पोजीशन पे बहाल कर दिया। तो ये फिर कुछ लोग जो है अपने अख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं, कुछ लोग रहमदिल होते हैं तो वो ये जो मेजर पेनल्टीज़ हैं रिमूवल डिसमिसल ये नहीं करती। अगर कोई छोटा मोटा इशू हो, अगर कोई मेजर इशू हो तो फिर ये सज़ाएं मिलती हैं जो बड़ी हैं। तो हम ड्रॉप आउट की बात कर रहे थे कि एक बच्चा स्कूल में इनरोल हुआ तो अपना तालीमी कैरियर यानी 5वीं तक वो स्कूल है या एक एकेडमिक सेशन जैसे हम कहते हैं, पहली से 5वीं एक एकेडमिक स्टेज है, या एक बच्चा ग्रेड 1 में दाखिल हुआ तो उसने उस ग्रेड को पूरा किए बगैर उस क्लास में ही दौरान क्लास स्कूल को छोड़ दिया, तो इसको हम कहते हैं ड्रॉप आउट। व्हेन अ स्टूडेंट लीव स्कूल परमानेंटली बिफोर कंप्लीटिंग हिज एकेडमिक सेशन, जब एक बच्चा एक तालीमी सेशन मुकम्मल करने से पहले स्कूल को मुकम्मल तौर पर छोड़ देता है तो इसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉप आउट कहते हैं। 2 केसेस में ड्रॉप आउट कंसिडर नहीं किया जाएगा, अगर उस बच्चे की डेथ हो जाती है या वो बच्चा किसी दूसरे सरकारी या प्राइवेट स्कूल में दाखिला ले देता है, तो इसको जो है हम ड्रॉप आउट की कैटेगरी में शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद है इनरोलमेंट रेट। इनरोलमेंट रेट क्या होता है? मसलन एक कैचमेंट एरिया है, एक आबादी है गाँव में, वहाँ पे टोटल जो बच्चे हैं ग्रेड 1 के लिए काबिल अदखाल यानी जो दाखिल हो सकते हैं ग्रेड 1 में, तो वो टोटल हैं 50, लेकिन स्कूल में कितने बच्चे दाखिल हैं? स्कूल में है 35, तो 35 डिवाइडेड बाई 50 ये हमारे पास क्या आ जाएगी? इनरोलमेंट रेट आ जाएगा। रेशो ऑफ स्कूल इनरोलमेंट टू स्कूल एज पॉपुलेशन, यानी 35 बच्चे हमारे स्कूल में दाखिल हैं, लेकिन उस एज के उस क्लास ग्रुप के टोटल 50 बच्चे इलाके या कम्युनिटी में मौजूद हैं जो स्कूल नहीं दाखिला जिन्होंने लिया, तो 50 टोटल थे, उनमें से 35 तो 15 ऐसे थे जिन्होंने दाखिला नहीं लिया, तो 35 डिवाइडेड बाई 50 इज़ इक्वल टू इनरोलमेंट रेट। तो रेशो ऑफ स्कूल इनरोलमेंट टू स्कूल एज पॉपुलेशन, ये एक रेशो होती है जो कि स्कूल इनरोलमेंट डिवाइडेड बाई स्कूल एज पॉपुलेशन, ये 2 तरह की होती है। एक होती है ग्रॉस इनरोलमेंट रेट। ग्रॉस इनरोलमेंट रेट क्या होती है कि एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के बच्चे जितने भी हैं, जितने बच्चों ने दाखिला लिया एक तालीमी साल में, तो वो हमारी ग्रॉस इनरोलमेंट रेट बनेंगे, यानी वो बच्चे जो उस स्पेसिफिक एज के हैं जिन्होंने स्कूल में दाखिला लिया। जैसे मैंने कहा कि 50 टोटल हैं तो उनमें से 35 ने ले लिया, तो ये 35 क्या कहलाएंगे? ग्रॉस इनरोलमेंट रेट। अब होता यूँ है कि इनमें से कोई बच्चा, किसी की फैमिली शिफ्ट हो गई, किसी के वालिदैन ने काम पढ़ाते नहीं हैं, किसी के वालिदैन की आपस में लड़ाई हो गई तो माँ बच्चों को साथ लेके चली गई। इसी तरह किसी बच्चे ने कहा कि मैं तो हिफ्ज़ करूँगा, किसी ने कहा कि मेरा बेटा वर्कशॉप पे काम करेगा, किसी ने वैसे स्कूल छोड़ दिया। तो इन 35 में फ़र्ज़ करें 5 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, तो अब जो नेट इनरोलमेंट रेट है वो कितनी बनेगी? नेट 30 बनेगी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें कि ग्रॉस जो ओवरऑल है और नेट जो रिटेन रहती है, जो बाकी रहते हैं, जो अपना तालीमी कैरियर मुकम्मल करते हैं ये साल। तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेट GER इज़ द टोटल स्टूडेंट्स ऑफ स्पेसिफिक एज ग्रुप इनरोल्ड इन एन एकेडमिक सेशन। इट इज़ ऑलवेज हायर दैन द नेट इनरोलमेंट रेट। ये नेट इनरोलमेंट रेट से ज़्यादा होती है।
तो total student enrolled and retained in an academic session, it is always lower than GER because it is calculated after deducting students those who are dropped out. अगर आपने पाकिस्तान का जो लेटेस्ट ड्रॉप आउट रेट है, इनरोलमेंट रेट है, रिटेंशन रेट है, लिटरेसी रेट है, ये इनमें से कुछ भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आपने जो है वो गूगल से सिंपली गूगल पे जाएं और वहाँ पे लिखें नेशनल इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, और वो लिखने के बाद आप जो है PDF फॉर्म में आपको लेटेस्ट जो हमारा जैसे 2021 का भी आने वाला है तो हम 2020 का अवेलेबल है गूगल पे फाइनेंस की वेबसाइट पे, जो कि वेबसाइट इसमें मेंशन भी है। तो आप जो है सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप उसको उसकी जो उसमें इनरोलमेंट रेट है, इसी तरह उसमें लिटरेसी रेट है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि एक स्लाइड पे मैंने जो है ये काम किया हुआ है जो 2020 के हमारी फिगर्स हैं उससे। तो आपको जब भी लिटरेसी रेट देखना हो या इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन देखनी हो तो आपने सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाके हमारा जो नेशनल इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है वो डाउनलोड करें और उसको उसमें फिगर्स मेंशन है कि ये हमारा लिटरेसी रेट है, ये हमारी जो है वो GDP है, यूटिलाइजेशन है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाएं तो नेशनल इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट को लाजमी देख के जाएं, चाहे आपका एग्रीकल्चर से हैं, आप फाइनेंस से हैं, हेल्थ से हैं, तो सारे डिपार्टमेंट्स की जो डिटेल होती है वो इसमें आ जाती है। ये स्क्रीन शो हो रही है, स्लाइड शो हो रही है, दूसरी करंट एजुकेशनल स्कीम वाली स्लाइड शो हो रही है आप लोगों को? यस सर, हो रही है। जी सर, हो रही है। अच्छा, अब ये जो आपका लास्ट चैप्टर जो आपने पढ़ना है उसमें पाकिस्तान की जितनी भी जो करंट जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, हमारे जो एक्ट्स चल रहे हैं या कोई डील्स वगैरह हैं, प्लान्स हैं, वो सारी आप इंशाल्लाह उसमें आखिरी चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। सेकंड बैच का ये आखिरी फर्स्ट बैच का चल रहा है। तो ये देखें, ये 2020 की जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है। हमारा लिटरेसी रेट, हमारा जो HD इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये इसके बाद हमारा जो GDP यूटिलाइजेशन है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेट, नेट इनरोलमेंट रेट, ये हर लेवल की होती है वहाँ पे, प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको इसी तरह ही मिलेंगी जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मेरे पास इस वक्त ये डाउनलोडेड फॉर्म में भी नेशनल इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट मौजूद है, उसी से मैंने ये चीज़ें देखी थी। और उसमें जो इसके साथ ये भी है कि जो एजुकेशन से रिलेटेड जो लेटेस्ट जो अपडेट्स होती हैं वो भी उसमें शामिल होती है। मसलन SNC जो है वो 2020 के सर्वे में, जैसे SNC अभी लॉन्च ही नहीं हुआ था लेकिन उसका मुकम्मल फ्रेमवर्क वो उसमें मेंशन किया हुआ है। तो बात करने का, ये चीज़ दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं, आप राब्ते में हैं नहीं हैं, हमारा बिला वास्ता राब्ता अगर है या नहीं है उस वक्त, तो ये बात अपने माइंड में बिठा लें कि www.finance.gov.pk इस वेबसाइट से आपने क्या करना है, नेशनल इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट को डाउनलोड करना है और उसको आपने देख के जाना है। गूगल आप करेंगे, अभी लिटरेसी रेट आप देखें, कहीं आपको 65 मिलेगा, कहीं आपको 70 मिलेगा, कहीं आपको 58 मिलेगा, लेकिन जो ऑथेंटिक होता है वो सर्वे रिपोर्ट का होता है और उसी को हमारे जो PPSC है या FPSC या बाकी पब्लिक सर्विस कमीशन हैं वो फॉलो करते हैं। जी, मैनेजमेंट वाली स्लाइड शो हुई अगेन? अभी नहीं शो हुई। अब हुई है जी। यस सर। काजेज ऑफ ड्रॉप आउट की वजूहात क्या होती हैं? ड्रॉप आउट की सबसे बड़ी वजह पॉवर्टी है। हमारे यहाँ गुर्बत है, वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो जैसे उनको कोई काम काज या कोई ऑफ़र मिलती है बच्चों को स्कूल से निकाल लेते हैं। हमारे यहाँ टीचर्स की डेफिशिएंसी है। टीचर्स हमारे पास 2-2 टीचर्स हैं, प्राइमरी स्कूल में 6-6 क्लासेस हैं, 1-1, 2-2 कमरे हैं और 200 बच्चे हैं। तो डेफिशिएंसी है टीचर्स की। कंडूसिव इन्वायरमेंट नहीं है। कंडूसिव इन्वायरमेंट कब होगा? 40 बच्चे हैं, एक क्लास है, एक टीचर है और उसको सारी चीज़ें, सारे जो एड्स हैं, टीचिंग एड्स हैं, सब कुछ उसको जो है वो स्कूल में मौजूद हैं, तब जाके वो एक अच्छी तरह कंडूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट स्कूल का क्रिएट कर पाएगा। क्योंकि इन चीज़ों की हमारे यहाँ डेफिशिएंसी है। प्राइवेट सेक्टर हमारा सिर्फ बिज़नेस कर रहा है और गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे यहाँ
जो स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, टीचर्स की डेफिशिएंसी होती है, तो लैक ऑफ कंडूसिव इन्वायरमेंट ये भी एक वजह है। लैक ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हम बात कर रहे थे कि स्कूल में फर्नीचर पूरा नहीं है, कमरे पूरे नहीं हैं, तो डिस्टेंस स्कूल्स जो है वो बच्चों के जो घरों से फासले पर हैं। इसी तरह कॉर्पोरल पनिशमेंट, जिस्मानी सज़ा, ये सबसे बड़ी वजह है उसकी ड्रॉप आउट की, कि जो बच्चे जो है वो उनको जिस्मानी सज़ा दी जाती है तो वो स्कूल छोड़ जाते हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ का ना होना, इलिटरेसी है, वालिदैन पढ़े लिखे नहीं हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तालीम की जो आगाही है ये नहीं है, और चाइल्ड लेबर है। तो चाइल्ड लेबर के ऊपर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1990 में 1990 में जो यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन इस पे हुई चाइल्ड राइट्स पे, तो बच्चे की जो है फ्री तालीम और सेहत, इस पे फोकस किया गया 1990 में। पाकिस्तान ने चूँकि इसका एक सिग्नेटरी है, तो पाकिस्तान ने 1991 में पाकिस्तान चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1991 ये जो है इसमें ये पास किया, जिसको अभी रिसेंटली 6 अगस्त 2020 में अमेंड भी किया गया। ये आपके नोट्स में नहीं होगी, ये अभी आज मैंने ऐड किया है, तो ये बुक में है। अच्छा, 6 अगस्त में इसमें अमेंडमेंट, ये पहले क्या था, 14 साल से कम एज के बच्चे किसी भी बिज़नेस फर्म में, किसी मिल फैक्ट्री में, कहीं पे वर्कशॉप पे काम नहीं कर सकते। तो जो ये काम उनसे कराएगा तो उसको जो है 20,000 जुर्माना, 1 साल की सज़ा कैद मैक्सिमम, या इनमें दोनों इकट्ठी भी हो सकती हैं। तो 2020 में इसकी अमेंडमेंट हुई है, वो ये हुई है कि घरों के अंदर भी चाइल्ड लेबर जो है इसको क्या किया जाए, इसको रोका जाए। उसके बाद हाउ कैन वी डिक्रीज़ ड्रॉप आउट, हम ड्रॉप आउट को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। हम पेरेंट्स को मोटिवेट करें, हम चाइल्ड की राइट बेस्ड एजुकेशन यानी कंडूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट हो, जहाँ पे बच्चा टीचर के साथ फ्री स्टाइल में गुफ्तो शनीद कर सके, पूछ सके, चीज़ें शेयर कर सके, टीचर उनको वेलकमिंग स्टाइल में चीज़ें उनसे पूछे भी, उनको बताया भी। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन हो, एजुकेशन फॉर ऑल का जो कंसेप्ट है, हम बिला तफरीक, बिला इम्तियाज़ तमाम जो ज़ात पात हैं, मज़ाहिब हैं, डिसेबिलिटीज़ हैं, उनसे बालातर हो के तमाम बच्चों के साथ यकसा उसमें स्टाइल में, मसावात में जो है वो बच्चों को तालीम या तदरीस उनकी करें, तो इसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। अट्रैक्टिव स्कूल इन्वायरमेंट, स्कूल का इन्वायरमेंट अट्रैक्टिव होना चाहिए। मॉडर्न टीचिंग लर्निंग टेक्निक्स, पुरानी रटे वाली किताब उठाई, कल क्या पढ़ा था, टीचर को जब खुद नहीं पढ़ा होगा, पता होगा कि कल मैंने क्या पढ़ाया था, तो बच्चों को वो किस अंदाज से पढ़ाएगा। उसकी तैयारी जब अपनी इतनी नहीं है, वो बच्चों से पूछ रहा है कि मैंने क्या पढ़ाया, तो फिर जो है वो उसी तरह की लर्निंग होगी जिस तरह की उसकी टीचिंग है। तो मॉडर्न जो है वो मेथड लेसन प्लानिंग जिसमें है, जिसमें जो होम वर्क है, क्लास वर्क है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मेथड है, ऑनलाइन मेथड भी हैं कुछ। तो फाइनेंशियल एड फॉर चिल्ड्रन, जो गरीब बच्चे हैं जिनके वालिदैन इंतहाई गरीब हैं, जो बच्चे इंतहाई डिज़र्विंग हैं, वो स्कूल नहीं आ सकते, तो उनके लिए जो फाइनेंस का कोई प्रोग्राम है, जैसे अब एहसास प्रोग्राम वजीफ़ा जो है गवर्नमेंट ने शुरू किया हुआ है, इसी तरह जो फ़ीमेल हैं स्कूल्स हैं, बच्चियां हैं 6ठी से 10वीं तक, उन बच्चियों के लिए ज़ेवर तालीम प्रोग्राम जो आजकल ख़त्म हो चुका है, पहले ये मिलता था, आई थिंक 1000 मिलता था हर बच्ची को। तो इस तरह के इंसेंटिव, या हमारे जो बॉय साइड पे, गर्ल साइड पे, वो बच्चे जिनके वालिदैन जो है वो भट्ठा मजदूर हैं, ब्रिक किल चाइल्ड, तो उनको भी इंसेंटिव मिलता था। तो इस तरह के जो डिज़र्विंग फैमिलीज़ हैं उनके लिए कोई फाइनेंशियल एड का प्लान भी होना चाहिए, और कॉर्पोरल पनिशमेंट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे ये जो इंटरव्यू अभी रिसेंटली हुए हैं, तो उनमें ड्रॉप आउट की डेफिनीशन ड्रॉप आउट की काजेज़, अच्छा जी पूछा जाता है कि ड्रॉप आउट की वजूहात क्या है। तो वजूहात हर कोई बता देता है कि भाई ये वजूहात हैं, तो आप उनको मिनिमाइज आप कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन होता है। ड्रॉप आउट की वजूहात का भी पता होता है, और आप अपनी क्लासरूम सिचुएशन में कैसे कर सकते हैं, ये एक अहम सवाल होता है। चूँकि अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है 24 जनवरी को हमारी, तो उसमें आपने देखा होगा कि पाकिस्तान जो है, उस पाकिस्तान में 20 मिलियन से ज़ायद बच्चे इस वक्त भी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, तो ड्रॉप आउट की रेशो भी बहुत ज़्यादा है। तो ये चूँकि एक इशू था जिसको जो है वो अक्सर बच्चों से, जो कैंडिडेट से, उनसे पूछा गया सवाल। तो ये चीज़ें हैं, हाउ कैन वी डिक्रीज़ ड्रॉप आउट। तो
तो आप अपनी सिचुएशन को देख के रटे रटाए जवाब देने के बजाय अगर इंटरव्यू में आप जो है कॉन्फिडेंटली जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप जवाब देते हैं तो वो जो है आपका टर्निंग पॉइंट होता है आपकी सिलेक्शन का। उसके बाद है स्कूल कौंसल। स्कूल कौंसल स्कूल के जो कैचमेंट एरिया है, जिस इलाके में स्कूल मौजूद है, उस इलाके के वालदैन, कोई सियासी, समाजी, मजहबी जो रहनुमा हैं, साबका टीचर्स हैं, उन पे मुश्तमिल एक छोटी सी काबीना होती है जिसके मिनिमम मेंबर अब जो मौजूदा 2013 की पॉलिसी है उसके मुताबिक 9 से 17 होंगे, यानी कम से कम मेंबर 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 हो सकते हैं इसके, और ये ताक होंगे हमेशा। तो स्कूल कौंसल बेसिकली स्कूल की एक छोटी सी काबीना है जिसका काम क्या होता है, स्कूल के तमाम जो मामलात हैं, माली मामलात, स्कूल इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क बनाना, लोगों को स्कूल की तरफ माइल करना, इसी तरह बच्चों का के दाखिले वगैरह हैं, इस तरह की जो स्कूल के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं ये स्कूल को फैसिलिटेट करती है। इसमें होते कौन है, इसमें एक हेड टीचर होता है उसी स्कूल का, और बाकी जो है वो पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स से मुराद ये है कि किसी का बेटा या बेटी स्कूल में पढ़ रही है, और या फ़र्ज़ करें किसी का जो है वो भतीजा भतीजी, भांजा भांजी पढ़ रही है, तो ये पेरेंट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसी तरह जनरल मेंबर हैं वो लोग जिनके बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ रहे लेकिन वो इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन हैं, मसलन कोई साहब का टीचर है, कोई इलाके का लंबरदार है, कोई मस्जिद का कारी है, इमाम है, इसी तरह कोई सियासी समाजी कोई और शख्सियत है, तो वो स्कूल कौंसल का मेंबर बन सकते हैं। इसका काम क्या होता है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो स्कूल और कम्युनिटी को आपस में क्लोज़ करती है। जो जनरल स्कूल के मामलात हैं जैसे एडमिशन हो गया, कंपेन्स कोई हो गई, इनिशिएटिव्स हो गए, उनमें स्कूल और कम्युनिटी दोनों को मोटिवेट करके मोबिलाइज़ करना और स्कूल का जो इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क है वो तैयार करना। तो स्कूल पॉलिसी इज़ एन एडवाइजरी डेलिब्रेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग पेरेंट्स, टीचर्स एंड जनरल पब्लिक, फॉर्मली कंस्टिट्यूटेड एंड मीटिंग रेगुलरली। ये एक मुनज़्ज़म अंदाज में तश्कील दी जाती है और इसकी जो सीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, ये भी रेगुलर स्टाइल में होती है। एक साल में कम अज़ कम मीटिंग 10 होनी चाहिए किसी भी स्कूल कौंसिल की। हिस्ट्री क्या है, 1975 में सबसे पहले जो है हाई स्कूल्स के लिए स्कूल एडवाइजरी कौंसिल का क़याम, इस पे जो है वो बात हुई थी 1975 में। उसके बाद 1994 में पहली मरतबा स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़, प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ SMC बनाने के लिए ये जो है नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी तैयार की थी 1994 में। 1994 में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ये आजकल जो MCQs आते हैं उनमें पूछा जाता है कि स्कूल काउंसिल का पुराना नाम जो है वो क्या है, तो मौजूदा नाम इसका स्कूल काउंसिल है और इसका पुराना नाम स्कूल काउंसिल कमेटी था, SMC। तो ये MCQs में इस तरह भी पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि स्कूल काउंसिल कमेटीज़ कब बनाई गई, पहली मरतबा 1994 में बनाई गई, कब इनका नेम जो है वो कब चेंज हुआ। स्कूल काउंसिल इनका नेम जो है प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल में ये 2000 में चेंज हुआ। इसी तरह जो हाई स्कूल है उनके लिए भी 1995 में जो है ये 1994 में स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ प्राइमरी स्कूलों और मिडिल स्कूलों के लिए बनाई गई। EE से मुराद एलिमेंट्री एजुकेशन यानी एलिमेंट्री स्कूल है या प्राइमरी स्कूल है उनके लिए, और हाई स्कूल के लिए 1995 में। फिर इसी तरह स्कूल कौंसल इसका नेम चेंज कर दिया गया 2000 में जाके, और फिर हाई स्कूल का भी सेम इसी तरह नेम जो है 2000 में जाके चेंज कर दिया गया। अब स्कूल कौंसल स्कूल जो है हाई स्कूल है उनमें भी इनका नाम स्कूल कौंसल है, प्राइमरी मिडिल स्कूलों में भी ये स्कूल कौंसल है। रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ काउंसिल्स, ये जो इसकी पॉलिसी बनाई गई पहली मरतबा वो कब बनाई गई, इसकी जो है रिकन्स्टिट्यूट किया गया प्राइमरी एलिमेंट्री लेवल पे पंजाब एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स प्रोग्राम 2003 में। इसकी जो है पहली एक कह लें कि स्कूल काउंसिल की जो पॉलिसी थी वो लाई गई जो ये आप कह लें कि इंस्ट्रक्शंस जो थी स्कूल काउंसिल के लिए। रिफॉर्मेशन ऑफ स्कूल काउंसिल प्राइमरी, ये 2007 में एक पॉलिसी आई, 2008 में और 2013 में। अब अगर कोई आपसे पूछे कि मौजूदा स्कूल कौंसिल पॉलिसी कौन सी है तो 2013 है, यानी 2007 में आई एक पॉलिसी, फिर 8 में आई, फिर 13 में। 7, 8 और 13 3 स्कूल कौंसिल पॉलिसी। पंजाब की ये बात हो रही है तो पंजाब में ये जो है वो आ चुकी हैं। मौजूदा स्कूल कौंसिल पॉलिसी पंजाब की 2013 की पॉलिसी है। 2007 और 13 में क्या डिफरेंसेस थे, थोड़ा सा जो एक मेजर डिफरेंट है वो ये है कि 2007 की जो कमेटी थी इसमें टोटल जो मेंबर रखे जाने थे वो होते थे 7 से 15, यानी 7 से 15 मेंबर
आपने 7 से याद रखना है 2007 की पॉलिसी, और 9 से 17 है अब मौजूदा वाली में, यानी जो अब करंट है। तो इसमें 9 मेंबर कम अज़ कम होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 17 मेंबर होंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जैसे पहले मैंने डिस्कस कर लिया है कि स्ट्रेंथन द कैपेसिटी ऑफ स्कूल बाय एम्पावरिंग कम्युनिटीज़ टू सपोर्ट, स्कूल की कम्युनिटीज़ को स्कूल सपोर्ट में एम्पावर करना, उनको मोटिवेट करना, मॉनिटरिंग द एंड प्रमोटिंग द स्कूल परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, यानी जितने भी प्रोजेक्ट स्कूल में होते हैं, जो फाइनेंशियल जो नॉन फाइनेंशियल टास्क जितने भी होते हैं, कानूनी तौर पर स्कूल कौंसिल के अप्रूवल के बाद होने चाहिए। मसलन दिसंबर टेस्ट लेना है या स्कूल का टाइम टेबल कैसे एडजस्ट करना, इन फैसलों में स्कूल कौंसिल की ज़रूरत नहीं होती। यानी कोई मेजर प्रोजेक्ट है, मसलन 4 दीवारी बनानी है, स्कूल का एक लान बनाना है, इसी तरह फ़ंड आ गया है, कोई वाशरूम कोई लैब बनानी है, फ़ंड को यूटिलाइज़ करना है वगैरह वगैरह, तो मेजर जो डिसीजन होते हैं वो स्कूल कौंसिल की इससे मिलते हैं अप्रूवल से। इसमें जो है कम अज़ कम 2/3 का, ये बल्कि आगे जाके हम देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ स्कूल बेस्ड एक्शन प्लान तैयार करना। सर और ये FTF हुआ है स्कूल कौंसिल के लिए सर जी सर कि FTF भी जो है ना वो स्कूल कौंसिल की आवाज़ से ही इसको खर्च किया जाएगा। तो सर ये आजकल हमारे स्कूल में ऐसा हो तो नहीं रहा, ना ही FTF के रजिस्टर पे हम स्कूल कौंसिल के कोई सिग्नेचर या उनका कोई एक्शन प्लान लिखते हैं ना देते हैं। ये कानूनी तौर पर जो है वो जो होता है ना फ़रोग़ तालीम फ़ंड, नॉन सैलरी बजट तो सारे का सारा जो है उसकी यूटिलाइजेशन होती है उसकी अप्रूवल से, स्कूल कौंसिल की अप्रूवल से। FTF से अगर मसलन कोई आपने स्टेशनरी लेके दे दी किसी बच्चे को, कोई क्लास के लिए वाइट बोर्ड ले लिए, वाइट बोर्ड मार्कर ले लिए FTF फ़ंड से, तो ये तो फिर इस तरह की चीज़ें तो उनसे नहीं उनसे पूछ की जाती। लेकिन अगर कोई मेजर डिसीजन है, मसलन क्लासरूम बनाना है, तो बड़ी मिकदार में आपके पास जो है वो FTF में फ़ंड भी पड़ा है स्कूल। इसलिए तो ऐसे चल रहा है, लेकिन मैं सर ये पूछ रहा हूँ कि हमारा जो कानून है वो एजुकेशन कोड है वो क्या कहता है FTF को मेजर किसके? देखें, कोई भी जो स्कूल का जितना भी फाइनेंस है ना, वो स्कूल कौंसिल की अप्रूवल के बगैर बाय रूल यूज़ नहीं हो सकता। लेकिन चूँकि आजकल FTF पे ना कोई ऑडिट हो रहा है, ना इसकी कोई वैल्यूएशन होती है, तो इसलिए इसमें हो सकता है कि ऊंच नीच हो रही हो। NSB में बहरहाल इस तरह का कोई सीन नहीं हो सकता, क्योंकि इसका ऑडिट भी होता है रेगुलरली, जो कि होता बराए नाम है। सर आजकल साउथ पंजाब जो हमारा है ना सर डिस्ट्रिक्ट लिया जी वो आ रहा साउथ पंजाब का, जी तो हमारा 5 साल का जो है ना सर वो FTF का भी ऑडिट हो रहा है। अब अभी हम परफॉर्मेंस जमा करवा कर आए हैं अच्छा FTF। चलें, फिर अगर ऑडिट शुरू हो गया तो फिर जो है यकीनन जो कानूनी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक फिर कार्रवाई की जाएगी नेक्स्ट, और होनी भी चाहिए। अगर आप स्कूल हेड हैं तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप स्कूल कौंसिल की इजलास में ये लाजमी चीज़ें मेंशन करें कि हम जो है FTF का इतना बैलेंस हमारे पास है, इतना हम यूज़ करना चाह रहे हैं। मेंबरशिप स्कूल कौंसिल पॉलिसी, जैसे पहले मैंने बताया कि इसमें जो 2013 वाली है इसमें 9 से 17 हैं, जबकि जो 2007 वाली थी उसमें कितने थे, उसमें 7 से 15 थे। तो इसमें एक जो है वो चेयरपर्सन होगा, चेयरपर्सन जो है वो कौन होता है, स्कूल का हेड होता है। बाकी 9 मेंबर, अगर फ़र्ज़ करें हम 17 सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो 9 मेंबर जो हैं वो कौन होंगे, पेरेंट मेंबर होंगे, ठीक है। यानी ये 9 मेंबर एटलीस्ट जो है वो पेरेंट होंगे और 7 जनरल होंगे। मोर देन 50% जनरल हमने पेरेंट मेंबर सेलेक्ट करने हैं कम्युनिटी से, जिनके बच्चे पढ़ रहे हों, भांजे भतीजे पढ़ रहे हों। उसके बाद है फ़ीमेल, क्या एक उसमें जा सकती है, फ़ीमेल जनरल मेंबर जो है वो गर्ल्स स्कूल के लिए प्रेफर की जाएगी, तो क्या उस गर्ल्स स्कूल में कोई मेल भी जा सकता है इन केस के वहाँ पे जो फ़ीमेल हैं उनकी तादाद कम है, या ज़रूरी है कि इलाके का कोई मेल जो है वहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव उसको स्कूल काउंसिल में शामिल किया जाना है। तो कम अज़ कम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है 3 मेल्स जो है एक गर्ल्स स्कूल में स्कूल काउंसिल मेंबर के तौर पर, पेरेंट या जनरल मेंबर के तौर पर शामिल हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मेंबर। स्कूल काउंसिल पॉलिसी जैसे पहले 2 दफ़ा डिस्कस हुआ, 7 से 15 थे 2017-7 की पॉलिसी में। एक स्कूल काउंसिल का मेंबर अगर 3 महीने गैर हाज़िर रहा, वो डिसइंटरेस्ट है, उसका कोई दिलचस्पी नहीं रहता, कोई काम में शमूलियत नहीं करता, या वो रुकावटें पैदा करता है, तो उसको स्कूल काउंसिल से, इसके डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं, तो जो कैंसलेशन फॉर्म होता है
बेदखली का, उसके थ्रू इसको जो है कौंसल से रिमूव कर दिया जाता है। इसका टेन्योर जो है वो 2 साल होता है। डिसाइड करता है हेड टीचर या पूरी काउंसिल? कौंसल नहीं, उसके रिमूवल का जो डिसीजन है वो हेड टीचर लेता है या पूरी काउंसिल ये लेती है? स्कूल लेवल पे जो है ना ये डिसीजन लेना होता है एईओ ने, यानी प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल लेवल पे, ठीक है। और उसके बाद डिप्टी डीओ को भी नोटिफिकेशन वो भेजना होता है, जो उसके ऊपर अथॉरिटी होती है कि ये मैंने ये डिसीजन लिया है, इस बेसिस पे लिया। यानी उसकी जो सिग्नेचर होते हैं हर कार्रवाई के बाद, उसके सिग्नेचर होते हैं हर मेंबर के। अगर नहीं होंगे 3 मंथ मुसलसल वो एब्सेंट है तो उसको नोटिफिकेशन के थ्रू रिमूव करेगा कौन, एईओ प्राइमरी और एलिमेंट्री लेवल पे। और हाई स्कूल में जो कि वो हाई स्कूल का वो हेड होता है, वो फिर लिखेगा अपनी जो अथॉरिटी है उसको कि ये ऐसे ऐसे है तो हम ऐसे ऐसे चेंज कर रहे हैं, तो वो उस वहाँ पे हाई स्कूल में हाई स्कूल का हेड चेंज करेगा। इसमें ज़बानी मशावरत शामिल होती है, लेकिन जो है ना उसमें इजलास की कार्रवाई के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह सर जो फीमेल स्कूल हैं उनके अंदर जो 3 मैक्सिमम मेल मेंबर इंक्लूड किए जा सकते हैं, तो वो भी डिसीजन जो है एईओ करेगा या कौन करता है? प्राइमरी मिडिल स्कूल में एईओ डिसीजन लेगा कि इसमें कौन करेगा। पहले एलिमेंट्री लेवल पे डिप्टी डीओ थे, आजकल जो है वहाँ पे भी एईओ कर रहे हैं। राइट सर। एईओ को यानी ये वोटिंग से होता है, जो मेंबरान सेलेक्ट होते हैं ना, पहली बात तो ये वो वोटिंग से होंगे कि ये मेंबरान हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो जिसके हक़ में ये बाकायदा ऐलान कराया जाता है कि हम स्कूल कौंसल को असर न, जो कानूनी तरीक़ाकार है, लेकिन इन प्रैक्टिस ये चीज़ें नहीं हैं। तो कानूनी तरीक़ाकार ये है कि अहले इलाका को इतला दी जाती है ऐलान के थ्रू, या वैसे दावत दी जाती है कि आज हम स्कूल कौंसल को तश्कील कर रहे हैं, तशरीफ़ ले आएँ। तो 10 लोग सेलेक्ट करने हो, ये सॉरी हाँ 10 बाहर से सेलेक्ट करने, एक हेड खुद है, 11 लोग सेलेक्ट करने होते हैं, तो 5 लोग आए बैठे होते हैं स्कूल में, या 3-4 बस मैक्सिमम। तो वोटिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन सर मोस्टली लोग आते भी जी सर मोस्टली लोग तो आते ही नहीं है स्कूल काउंसिल मीटिंग में। हाँ जी, फिर जो सेलेक्ट होते हैं वो भी नहीं आते, उनके भी घरों से जो है वो सिग्नेचर हो रहे होते हैं। जी सर, ये काफ़ी सारे इश्यूज हैं इस तरह के। बहरहाल हमारा बात लंबी हो जाएगी, तो इसका टेन्योर जो है वो जी इसमें सर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो काउंसिल है उनको कोई इंसेंटिव भी दिया हुआ है या नहीं? कोई इंसेंटिव नहीं होता इनके लिए। जहाँ पे हेड टीचर खुद इंसेंटिव ले रहा है ना उसके अंदर से ऑफ द रिकॉर्ड, तो वहाँ पे वो फिर उनको जो है खाना शाने खिला देता है कि चलें काम चलता रहे, दोनों साइड जो है ना वो खुशबाश। ये कहीं कहीं पे होता है, हर जगह नहीं सर। जब ये कार्रवाई होती है सर जब ये कार्रवाई होती है तो बाकायदा जो है ना सर कंटीजेंसी से हम इनको चाय या इनकी रिफ्रेशमेंट करवा सकते हैं। हाँ वो तो हो सकता है, लेकिन वो इंसेंटिव तो हम नहीं दे सकते ना उनको किसी किस्म। सर इंसेंटिव नहीं है इसका बिल्कुल। इसका टेन्योर जो है वो 2 साल होता है मैक्सिमम, और 1 साल में मीटिंग 10 होंगी, और एक मीटिंग उस सूरत में होगी जब कोरम जो है 2/3 मौजूद है, यानी 9 मेंबर हैं तो कम से कम 6 मौजूद हैं, तब कौंसल की कार्रवाई होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है आज का TADA रूल्स। TA कहते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस को, DA कहते हैं डेली अलाउंस को। वो तमाम सरकारी मुलाजमीन जो ऑफिशियल असाइनमेंट, ऑफिशियल टास्क के सिलसिले में किसी ड्यूटी पे, इंस्पेक्शन पे, किसी कोर्ट के केस में हायर ऑफिसर ने बुलाया है, वहाँ पे आते जाते हैं, तो उनको उस आने जाने का जो इंसेंटिव दिया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस या फिर डेली अलाउंस। ट्रैवलिंग और डेली अलाउंस जो है ये इसको TADA सिंपली कहा जाता है, TADA ट्रैवलिंग अलाउंस एंड डेली अलाउंस। ये जो डेली है या दिन है, ये कब स्टार्ट होता है? रात 12 से, जैसे हमारा जो नॉर्मली हमारा दिन स्टार्ट होता है 12:01 AM पे, तो वहाँ से जो है ये इसका दिन जो है सरकारी मुलाजिम का काउंट होता है, और रात 12 पे जाके ख़त्म हो जाता है। तो इसमें 4 कैटेगरीज़ बनाई गई हैं। फर्स्ट ग्रेड में ग्रेड 17 से ऊपर के मुलाजमीन जो हैं, सेकंड ग्रेड में ग्रेड 11 से 16 तक के, थर्ड ग्रेड में 3 से 10 ग्रेड तक के, और फोर्थ ग्रेड में ग्रेड 1 और 2 के सरकारी मुलाजमीन आते हैं। अब इनके जो है ना ये ग्रेडिंग की गई है इनके अलाउंस बेसिस पे, यानी 17 वाले का अलाउंस ज़्यादा है इनका, सेकंड वाले का उनसे कम, थर्ड वाले का उनसे कम, फोर्थ वाले का उनसे भी कम होता है। तो डेली अलाउंस सबसे पहले क्या चीज़ है?
ये TADA उस सूरत में मिलता है जब एक सरकारी मुलाजिम अपने स्टेशन से, अपने जहाँ पे उसकी जॉब है, जिसको हम हेड क्वार्टर भी समटाइम कहते हैं, वहाँ से अगर वो ट्रैवल करता है और उस ट्रैवलिंग का डिस्टेंस जो है वो 16 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो उस सूरत में उसको TA यानी ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। और DA कब दिया जाएगा? DA उस सूरत में दिया जाएगा जब एक सरकारी मुलाजिम अपने उससे स्टेशन से किसी भी दूसरे जगह पे जाता है, ट्रैवल करता है, और वो वहाँ पे जो उसका ड्यूरेशन है वो 4 घंटे से ज़्यादा है, ठीक है। एडमिसिबल फुल व्हेन अ नाइट, जिसमें उससे ज़्यादा है तो उसको दिया जाएगा। ये मुकम्मल दिया जाता है, हाफ़ दिया जाता है या नहीं दिया जाता? इसको किस सूरत में नहीं दिया जाता, किस सूरत में हाफ़, किस सूरत में फुल? जब एक रात वहाँ पे स्पेंड करता है जाके, तो इसको क्या दिया जाता है? उस दिन का मुकम्मल, यानी ये नाइट स्पेंड से है। अगर एक दिन में गया, उसी दिन वापस आ गया, तो फिर सिर्फ ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा, डेली अलाउंस एडमिसिबल नहीं होगा। अगर रात स्पेंड किया वहाँ पे जिस जगह उसने जाना था, मसलन मैं SNC का सिंगल नेशनल करिकुलम का मास्टर ट्रेनर था, तो हमारी एक दिन की ट्रेनिंग थी लाहौर, तो हम जो है एक दिन पहले गए और हमने एक नाइट वहाँ पे स्टे किया, तो मुझे उस रात का जो है वो अलाउंस दिया गया, आने जाने का जो ख़र्चा था मुझे वो भी दिया गया। तो ये उस सूरत में मुकम्मल दिया जाएगा उस दिन का अलाउंस जब वहाँ पे नाइट स्पेंड की जाएगी। और अगर वहाँ पे यानी अपने स्टेशन से उस स्टेशन तक 4 घंटे का ड्यूरेशन है या इससे ज़्यादा है, तो फिर उसको हाफ़ डेली अलाउंस दिया जाएगा। और अगर 4 घंटे से कम है तो फिर नहीं दिया जाएगा। या कैजुअल लीव उसने ले ली है और वो सफ़र पे भी है और उसने उसने कैजुअल लीव ली है और वो सफ़र पे भी है, तो फ़र्ज़ करें उसने एक दिन के लिए यहाँ से लाहौर गया कोई बंदा, तो अगले दिन वो कहता है कि मैं आज वापस नहीं आ सकता, मुझे एक दिन की कैजुअल लीव और दे दें, और वो अगली रात वहीं पे स्पेंड करता है, तो उस दिन और उस रात का कोई ख़र्चा, होटल के चार्जेस, रूम के चार्जेस, ये कुछ भी उसको नहीं दिया जाएगा। वापसी पे ट्रैवलिंग चूँकि उसने पहले करनी थी, तो ट्रैवलिंग जो वापसी करके आएगा उसका अलाउंस उसे दिया जाएगा। तो ये इसके 3 कंडीशंस होती हैं। ये मैक्सिमम 10 दिन के लिए दिया जाता है। इसके साथ दूसरा जो है TA क्या होता है? ट्रैवलिंग अलाउंस है। ये मैंने बताया पहले कि एक सिविल सर्वेंट जो है वो 16 किलोमीटर से ज़्यादा जो डिस्टेंस है ये ट्रैवल करता है किसी ऑफिशियल टास्क के लिए। ट्रैवल ये तो बाय एयर करता है, बाय रोड करता है, बाय रेलवे करता है, घोड़े पे बैठ के करता है या पैदल करता है, तो उसको उसका ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। तो ये हमारे जो सिविल सर्विस रूल्स हैं 1974, तो उस वक्त ये जो रूल्स है उस वक्त पैदल भी सफ़र किए जाते थे, साइकिल पे भी होते थे, घोड़ों या ऊँट पे भी होते थे। तो ये सारी कंडीशन यहाँ पे मेंशन है। माइलेज अलाउंस जो है, अगर पर्सनल कार उसने यूज़ की हुई है तो 1 किलोमीटर के 10 रुपये, मोटरसाइकिल के लिए जो है वो 4 रुपये पर किलोमीटर, और साइकिल के लिए 2 रुपये पर किलोमीटर, एनिमल बैग या पैदल है तो 1 रुपया पर किलोमीटर। इसी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, किसी बस पे जा रहा है तो 2.5 रुपये पर किलोमीटर उसको दिए जाएंगे। ये सर कब के हैं? ये मतलब रिवाइज नहीं हुए? ये कब नहीं, रिवाइज ये रिवाइज नहीं हुए, ये रिवाइज नहीं हुए। ये तो 10 रुपये से तो नहीं। हाँ, ये पता नहीं कब रिवाइज होते हैं। बहरहाल मैं गया हूँ ना लाहौर, मैं बता रहा था कि मैं लाहौर गया हूँ, तो हमने वहाँ पे मेरा आने और जाने का जो ख़र्चा पहले ख़ुद ही करना होता है, तो मेरा जो है तकरीबन 4000 हुआ था। हम 4 दोस्त गए थे इकट्ठे, तो मुझे 4300 रुपीज़ मिले थे टोटल। यानी इस हिसाब से नहीं कि मेरा वहाँ पे इतना ख़र्चा हुआ है, इस फार्मूले के तहत हुए थे, क्योंकि हम जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे गए थे, तो डेली अलाउंस मिला मुझे। और जो चूँकि हम एक गवर्नमेंट का हॉस्टल था, वहाँ पे खाना नाश्ता ये चीज़ें, हमें रूम रेंट नहीं था, तो वो नहीं दिया गया। अगर वो मिलता तो फिर 15,000 तक बन सकता था रूम रेंट। वो फिर ऐसे होता है कि जिस हॉस्टल में आपने क़याम किया है उस हॉस्टल की वो जो स्लिप होती है वो आपको देनी होती है। जिस होटल से आपने खाना खाया है तो वहाँ से वो आप उनकी स्लिप लेते हैं। अगर बाई एयर आप जाते हैं तो जो एयर टिकट होती है वो देते हैं। एयर टिकट जो है ना उसका वैसे पहले दे दिया जाता है, किराया जितना भी होता है जो अगर बाई एयर आप जाना चाहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा होता है तो उसका पहले दे दिया जाता है। ये फिर 17 एंड अबव के जो मुलाजमीन हैं उनको दिया जाता है। बहरहाल ये रिवाज जिक्र तो नहीं, इसमें नहीं है जिक्र इस चीज़ का।
ये जब इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करते हैं ना इंटरव्यू टाइम, ये चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं या कुछ रूल्स रेगुलेशंस एक्ट्स हैं, इनको फिर इंशाल्लाह हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को इंशाल्लाह। क्योंकि ये अगर मैं ये चीज़ें सारी शामिल करूँ तो ये टीए रूल पे कम अज़ कम जो है वो 10 पेजेस हैं जो सर्विस रूल्स में शामिल हैं। तो ये उनका खुलासा मैंने यहाँ पे जो इम्तिहान में सबसे ज़्यादा चीज़ें जो पहले रिपीट हुई हैं या आ सकती हैं वो मैंने इंक्लूड की हैं। जी ये हमारा था आज का टॉपिक। किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ लें।